हेलो फ्रेंड्स, स्लो वीडियो मूवी 2014 में रिलीज हुई जिसकी IMDb रेटिंग 6.4 है। फिल्म एक सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में शुरू होती है जहां दो महिलाएं अपने नए सहकर्मी के बारे में बात कर रही होती हैं क्योंकि उसने धूप का चश्मा पहना हुआ था जो उन महिलाओं को अजीब लगता है। सीसीटीवी में अचानक उन्हें दो लुटेरे दिखाई देते हैं जो भाग रहे हैं। तभी वह अपने बॉस को सूचित करती हैं और वह जल्दी से पुलिस को फोन करते हैं। सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में हर कोई कैमरों के माध्यम से लुटेरों को ट्रैक करता है और फिर भी लुटेरे कैमरों से खो जाते हैं। जब सीसीटीवी सेंटर में मौजूद सभी लोगों की उम्मीद टूटने लगती है तो नया कर्मचारी आता है और उन्हें सीसीटीवी में लुटेरों की एक क्लिप दिखाता है जिसमें वह एक गली में छिपे हैं और अभी तक कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं पाया था। सीसीटीवी सेंटर में मौजूद नए कर्मचारी की मदद की वजह से पुलिस लुटेरों को जल्दी गिरफ्तार कर लेती है। उस नए कर्मचारी का नाम येओ जंगबू है और उसकी एक रेयर जेनेटिक्स कंडीशन है जिसकी वजह से वह सब कुछ स्लो मोशन में देख सकता था। वह सब कुछ धीमी गति में देख सकता था। वह उन चीजों को धीमी गति में देखने में सक्षम है जो सामान्य लोग नहीं कर सकते हैं और अपने इस गुण के कारण वह लुटेरों को तेज दौड़ते हुए भी स्लो मोशन में देख सकता है कि वे कहां पर छुपे थे। अपनी इस विशेष क्षमता के कारण जंगबू को लगातार धूप का चश्मा पहनना पड़ता है। मूवी में अब स्कूल के टाइम पर दिखाया जाता है। जब वो 5वीं कक्षा में था तब उसको अपने बचपन की दोस्त सुमी पर क्रश था। तब उसने अपने बचपन की दोस्त सुमी के साथ एक रेस में भाग लिया था। तभी उन्होंने पहली बार चीजों को स्लो मोशन में देखना शुरू किया। उसके माता पिता उसे डॉक्टर शियोक के पास लेकर गए। डॉक्टर ने उन्हें उनकी स्लो मोशन की बीमारी के बारे में बताया है। ऐसा नहीं हो सकता कि वह दुनिया को धीमी गति से देख रहा है। यह साबित करने के लिए कि जंगबू वास्तव में ठीक है या बीमार, डॉक्टर उस पर बेसबॉल फेंकता है और तेज गति से आती हुई बॉल को वह आसानी से पकड़ लेता है। डॉक्टर उसे आराम के लिए हर समय धूप का चश्मा पहनने की सलाह देते हैं। जंगबू की बीमारी की इलाज के लिए उसके पिता पैसे कमाने के लिए विदेश के लिए उड़ान भरते हैं। जंगबू अपनी माँ और छोटी बहन के साथ घर पर ही रह गए हैं। यह बीमारी ऐसी है जो एक टाइम में वरदान और अभिशाप दोनों साबित हो सकती है। हालांकि वह स्लो मोशन के कारण हवा में धीमी गति से महिलाओं की स्कर्ट को हिलते हुए देख सकता था, लेकिन स्कूल में उसे धूप के चश्मे पहनने के लिए धमकाया जाता था। उस समय उसकी एकमात्र दोस्त सुमी थी जिससे वह प्यार करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सुमी को उसका दोस्त होने के लिए बुरी तरह से धमकाया गया और इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। उसके बाद जंगबू का कभी कोई दोस्त नहीं बना। वह पूरी तरह से अपनी दृष्टि खोना चाहता था, इसलिए वह हर समय टीवी देखता रहता था। उसकी दृष्टि वास्तव में खराब नहीं हुई, लेकिन उसे टीवी देखने, ड्रामा और नाटकों के प्रति रुचि विकसित हो गई थी। उसने नाटकों में अभिनेताओं से सभी सामाजिक कौशल सीखे, लेकिन उनका अभ्यास करने के लिए घर से बाहर नहीं निकले। उसने अपना अधिकतर समय घर पर ही टीवी नाटक देखने में बिताया। उसके पिता ने पैसे बचाने के लिए छुट्टियों के दौरान भी कोरिया लौटने से इनकार कर दिया, लेकिन यह सब तब बेकार हो गया जब एक दिन कार्यस्थल पर एक दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जंगबू एकमात्र ऐसा शख्स था जो डॉक्टर शियोक के करीब था। वह उसे कमरे से बाहर की दुनिया देखने और पैसे से अपने परिवार की मदद करने की सलाह देता है। इसीलिए जंगबू सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में काम करना शुरू कर देता है। एक मोनोलॉग में वह दावा करता है कि वह लोगों को स्क्रीन पर देखना पसंद करता है क्योंकि वह उसे उनके नाटकों की तरह लगता है। इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि इस नाटक में हर कोई मुख्य अभिनेता है। उनके सहकर्मी ब्योंग सू अपने बॉस से जंगबू के बारे में बात करते हुए कहता है कि वह बहुत अलग है और किसी से बात नहीं करता। ब्योंग सू उस लड़के जंगबू की देखभाल करने का वादा करता है क्योंकि वह एक सच्ची प्रतिभा है। ब्योंग सू काम पर उसके पास बैठता है और जंगबू से बात करने की कोशिश करता है। हालांकि शर्मिला जंगबू अपने दिमाग में उसके सभी सवालों का जवाब देता है, लेकिन उससे बात नहीं करता। ब्योंग सू एक अजीब चीज नोटिस करता है
कि जैसे जंगबू कैमरों की निगरानी करते हुए वह यह गिनता हुआ प्रतीत होता है कि लोग एक निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए कितने कदम चलते हैं। यह उसे एक ट्विस्ट लगता है। ब्योंग सू सोचता है कि यह अजीब है, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछता। उसके साथ मेलजोल करने के प्रयास में ब्योंग सू उससे पूछता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, और तभी जंगबू को सुमी की याद आती है। इसलिए वह अगले ही दिन उसके घर जाता है और वह देखता है कि सुमी एक खूबसूरत महिला के रूप में बड़ी हो चुकी है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और कर्ज देने वाला उसे कर्ज चुकाने के लिए घर बेचने के लिए कहता है। जंगबू उसे दूर से देखता है, लेकिन उससे बात करने से डरता है। वह उस दिन के बाद उसे हर दिन सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से देखता है और उसे रोजाना याद करता है। रात में वह एक कॉफी शॉप के सामने सोडा पीती है, इसलिए वह भी ऐसा ही करता है। अगले दिन वह उसे रास्ते में देखता है और वह अपने आप को नोटिस करने के लिए कॉफी शॉप के सामने सड़क पर एक लेक्सिस सोफे को खींचता है। सुमी ने सोफे को नोटिस किया, लेकिन इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अगले दिन जंगबू सीसीटीवी मॉनिटर पर देखता है कि भारी बारिश के कारण सुमी बस स्टॉप पर फंस गई है और वह ब्योंग सू के साथ उसकी मदद करने जाता है, और जैसे ही जंगबू उसके ऊपर छाता रखता है वह तुरंत वहां से भाग जाती है। उसके बाद दोनों डॉक्टर शियोक के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जंगबू सुमी को कैसे इम्प्रेस कर सकता है। वह जंगबू को फूल देने का सुझाव देता है। सुमी को अगले दिन उसके संगीत नाटक ऑडिशन के लिए देर हो चुकी है। वह मैनेजर को बुलाती है और अपने ऑडिशन के रूप में सड़क के बीच में सॉन्ग गाना शुरू कर देती है, और जैसे ही वह एक सुंदर सॉन्ग गाती है वहां खड़े लोग उसे देखने लगते हैं। जंगबू भी फूलों का गुलदस्ता लेकर वहां पहुंचता है। वह सॉन्ग के बाद उसे फूलों का गुलदस्ता देता है, लेकिन सुमी फूलों का गुलदस्ता लेने से इनकार कर देती है। वह उससे कहती है कि वह फूलों की जगह रेमन का डिब्बा पसंद करेगी और चली जाती है। और फाइनली जंगबू उसका नाम पुकारता है और वह पलटकर देखती है और वह खुद को उसके बचपन के सबसे अच्छे दोस्त के रूप में अपना परिचय देता है, लेकिन वह दावा करती है कि उसका नाम ओह सुमी है, ना कि बोंग सुमी। और तब यह पता चलता है कि जंगबू अब तक गलत महिला का पीछा कर रहा था, पर जंगबू महसूस करता है कि वह उसके लिए गहराई में सोचने लगा है। उस शाम वह गलती से एक दूसरे से टकरा जाते हैं और सुमी वह जंगबू से बात करती है, और जाने से पहले सुमी उससे पूछती है कि वह बोंग सुमी की तलाश क्यों कर रहा है, जिसका वह जवाब देता है कि वह उसे स्कूल से पसंद करता था। अगले दिन काम पर जंगबू मॉनिटर पर देखता है कि सुमी को एक फोन कॉल आता है। दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति उसे बताता है कि उसे संगीत में एक भूमिका मिली है। जंगबू उसे स्क्रीन पर खुशी से सड़कों पर नाचते हुए देखता है। उस रात सुमी सड़क के किनारे रेस्टोरेंट में जश्न मनाने के लिए जाती है। वह देखती है कि जंगबू उसे बाहर से देख रहा है और वह उसे अंदर बुलाती है। जैसा कि वे दोनों बात करते हैं, वह उसे संगीत की कहानी सुनाती है और उसकी पंक्तियों का अभ्यास करती है। जंगबू उसके अभिनय की तारीफ करता है और उसे अपनी प्रतिभा दिखाता है। जल्द ही पूरा रेस्तरां जंगबू को उस पर फेंके गए चम्मचों को पकड़ता हुआ देखता है। अगले दिन जंगबू अपने कदम गिनते हुए सुमी के पड़ोस में घूमता है। तभी ब्योंग सू उसे ऐसा करते हुए देखता है और महसूस करता है कि वह तरीके ईजाद करने की कोशिश कर रहा है। घर लौटते समय सुमी जंगबू को उसका इंतजार करते हुए पाती है। वे कई चीजों के बारे में बात करते हुए एक साथ चलते हैं। वह उससे पूछती है कि वह क्या काम करता है, और पता चलता है कि वह सीसीटीवी सेंटर में काम करता है और सभी लोगों को देख सकता है। वह कैफे के सामने रुकती है जिसे सुमी हमेशा देखा करती थी, और वहां से जाते समय वह बताती है कि उस कैफे के मालिक को लाइक करती है और उसके पास एक कार है। जंगबू बहुत देर तक कैफे के मालिक को घूरता है। उसने सुमी को इम्प्रेस करने के लिए उसे बीच पर ले जाने का मन बना लिया है। वह काम पर आता है और सभी से पूछता है कि क्या तुम्हारे किसी के पास कार है, मुझे एक दिन के लिए चाहिए। हालांकि सभी मना कर देते हैं कि हमारे किसी के पास कार नहीं है। घर लौटते समय लोन कनेक्टर सुमी से संपर्क करता है।
वह सुमी पर चिल्लाना शुरू कर देता है और पैसे नहीं लौटाने पर उसे मारने की धमकी देता है। जंगवू और ब्योंग-सू ठीक समय पर वहां पहुंचते हैं और सुमी को उस आदमी से बचाते हैं। जब जंगवू काम पर लौटता है तो सुमी सीसीटीवी सेंटर को धन्यवाद देती है, यह जानकर कि जंगवू दूसरी छोर पर देख रहा होता है। और फिर वह शाम को एक पार्क में मिलते हैं और बहुत देर तक बातें करते हैं। जंगवू उससे पूछता है कि अगर उसके पास एक कार होती तो वह क्या करती, जिसके बाद सुमी कहती है कि वह हर दिन उसके साथ बीच पर लॉन्ग ड्राइव करने के लिए कहती। क्योंकि जंगवू के पास कार नहीं है, इसलिए जंगवू उसके साथ बस में यात्रा करते हैं और अपने स्थानीय बस चालक से दोस्ती कर लेता है। और वह कैमरों के जरिए ड्राइवर को रात में अकेले बेसबॉल खेलते हुए देखता है। और शाम को जंगवू भी उसके साथ खेलने के लिए जाता है और उससे एक एहसान मांगता है। बस चालक और जंगवू अगले दिन बस स्टॉप पर सुमी को रिसीव करते हैं और समुद्र के किनारे जाने का फैसला करते हैं। उसे खुश करने के उसके प्रयासों को देखकर सुमी जंगवू को पसंद करने लगती है। आगे उनकी बस को डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पर रोक लिया जाता है और पुलिस उनको जिले के बाहर जाने की अनुमति नहीं देती है। नाराज सुमी पुलिस से लड़ने की कोशिश करती है, जबकि ब्योंग-सू उसे शांत करता है, पर उसका यह प्रयास बेकार गया क्योंकि दिन के अंत में उन्हें बिना समुद्र के किनारे घूमे घर वापस लौटना पड़ता है। अगले दिन जंगवू के बॉस ने उन्हें शहर के आसपास महिलाओं के अपहरण के हालिया मामलों के बारे में बताया और उन्हें हर समय हाई अलर्ट रहने को कहा। तभी जंगवू ने मॉनिटर पर सुमी को नोटिस किया, लेकिन वह तुरंत गायब हो गई। वह घबरा जाता है और यह देखने के लिए दौड़ता है कि क्या वह ठीक है। सुमी यह देखने के लिए शरारत करने की कोशिश करती है कि क्या वह उसे देखने आएगा, और वह पहली बार सुमी के सामने चश्मा उतारता है और फिर दोनों किस करते हैं। जंगवू सुमी को घर ले जाता है और वह उसे अंदर बुलाता है। हालांकि उनकी घर पर रोमांस की प्लानिंग तब बर्बाद हो जाती है जब जंगवू के घर में कर्ज लेने वाले को नोटिस किया जाता है। वह सुमी को रुपए लौटाने की धमकी देता है और उसका सामान इधर उधर फेंक देता है। जंगवू उसके पास दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक गिर जाता है क्योंकि उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है। लोन कनेक्टर के जाने के बाद जंगवू और सुमी बात करने के लिए बैठ जाते हैं। लोन कनेक्टर द्वारा फेंके गए सामानों के ढेर में ऐसे चित्र मिलते हैं जो जंगवू ने सुमी के लिए बनाए हैं जब वे स्कूल में थे, और तभी सुमी खुलासा करती है कि उसने उसे एक अलग लड़की होने के बारे में झूठ बोला था, क्योंकि उसकी वजह से जो बचपन में मुझे परेशानी हुई उसे दोबारा कंपेयर नहीं करना चाहती थी। जंगवू पूरे समय चुप रहता है क्योंकि सुमी मुस्कुराते हुए चित्रों को देखती है। वह अगले दिन डॉक्टर सियोक के पास जाता है। डॉक्टर उसे सूचित करता है कि उसकी आंखें धुंधली हो गई हैं और डॉक्टर बताता है कि समय के साथ साथ उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, जिसकी वजह से वह जल्द ही अपनी दृष्टि खो देगा। अब जंगवू को पता चल जाता है कि वह अंततः एक दिन अंधा हो जाएगा, इसलिए वह अब हर जगह कदम गिनकर चलने की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, क्योंकि जब उसकी पूरी तरह से दृष्टि चली जाएगी तो उसके लिए आसान होगा। इधर जंगवू अपनी बिगड़ती दृष्टि से परेशान है और उधर सुमी अपने कर्ज को लेकर चिंतित है। सुमी अपना घर बेचती है और अपने लेनदारों को वापस भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा करती है, लेकिन अब उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है। जंगवू उसे स्क्रीन पर देखता है जब वह एक दुकानदार से अपने सामान का डिब्बा लेकर बात कर रही है। अचानक उसकी सहकर्मी ने एक संदिग्ध कार को उस क्षेत्र में चक्कर लगाते हुए देखती है। वह उसकी नंबर प्लेट को करीब से देखती है और नोटिस करती है कि कार एक अपहरणकर्ता की है। वह अपने बॉस को सूचित करती है और पुलिस को तुरंत सूचित किया जाता है। हालांकि कार कैमरों की निगरानी से खो जाती है और साथ ही इधर जंगवू सुमी को कैमरों की निगरानी से खो देता है। वह घबरा जाता है और उसे संभावित खतरे से बचाने के लिए दौड़ता है, और वह दौड़ते हुए रास्ते में अपनी दृष्टि पूरी तरह से खो देता है और बाइक दुर्घटना में चोटिल हो जाता है। ब्योंग-सू इस घटना को कैमरों के माध्यम से देखता है और उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है, और दूसरी तरफ सुमी को एक अजीब आदमी द्वारा पकड़ लिया जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह सुमी को उठा पाता, जंगवू उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। अपहरणकर्ता डरकर भाग जाता है,
लेकिन जंगबू लगभग एक बस से टकरा जाता है और तभी पुलिस आ जाती है और सुमी को पूछताछ के लिए ले जाती है। अब जंगबू को गलियों में अकेला छोड़ दिया जाता है और ब्योंग-सू आकर उसकी मदद करता है। वह अपने दोस्त को पकड़कर रोता है और अपनी दृष्टि खोने की वजह से तबाह हो जाता है। घटना को कई दिन बीत चुके हैं। सुमी अपने जीवन में व्यस्त हो जाती है और जंगबू से संपर्क नहीं करती है। जब वह उसे याद करती है तो वह अक्सर सीसीटीवी कैमरों को देखती है। कुछ महीनों के बाद उसने जंगबू को अपने पसंदीदा कैफे के अंदर देखा। वह खुशी खुशी उसके पास आती है और अपना हाथ हिलाती है, लेकिन जंगबू अपना हाथ बाहर नहीं निकालता तो वह चौंक जाती है और कुछ देर बाद वह देखती है कि वह छड़ी निकालता है और वह छड़ी के सहारे दूसरी तरफ चलने लगता है। वह शहर के चारों ओर उसका पीछा करती है और अंत में एक आर्ट गैलरी तक पहुंचती है जो जंगबू की पेंटिंग से भरी हुई है और वह जंगबू के पास आती है और उससे बात करती है। जंगबू कहता है कि उसने अपनी दृष्टि खो दी है, लेकिन वह उसे अभी भी याद करता है। अगले दिन सुमी फिर से उसका पीछा कर, लेकिन इस बार जंगबू उससे पूछता है कि वह कहाँ जाना चाहती है। सुमी को पता चलता है कि वह उसे समझ सकता है और सुमी भागकर उसके गले लग जाती है और यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर यह मूवी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।